कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल नोटिफिकेशन के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। दोस्तों आप हमें प्रेरित करते रहिएगा, हम अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। दिग्विजय अपने नए बंगले को देखकर काफी खुश था। उसने बंगले में चारों ओर खूब घूम घूम कर देखा था। बंगले का कोना कोना खूबसूरती की जीती जागती मिसाल था। लॉबी में खड़े होकर देखता तो खूबसूरत रंग बिरंगे मार्बल से सजी दीवारें थी। लॉबी के कोने में बड़ा सा इंडोर प्लांट लगाया गया था। प्लांट पहले से ही बहुत खूबसूरत था। उसे काट छांट कर उसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा दिए गए थे और उसके पास ही गोल सेंटर टेबल के चारों ओर खूबसूरत बांस से बनी गोल सिधाने वाली कुर्सियां रखी हुई थी, जिनकी ऊंचाई जमीन से ज्यादा ऊंची नहीं थी। लॉबी के दूसरे कोने में बहुत बड़ा एक्वेरियम रखा था, जिसमें एक कछुआ और रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी और एक इंडोर प्लांट की खूबसूरत बेल पूरी लॉबी में फैल रही थी, जिससे लॉबी में रखी हर चीज और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दो खूबसूरती से सजे बेडरूम थे। बेडरूम की खिड़कियां बंगले के बाहर बने बगीचे में ही खुलती थी। बगीचे में पेड़ पौधों के साथ साथ एक झरना भी था, जिसकी कल 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 करती ध्वनि वातावरण में एक मधुर संगीत खोल रही थी। दिग्विजय खिड़की के बाहर का नजारा आनंदित होकर देखने लगा। अबे मुझे भूल गया क्या? इस आवाज के साथ एक भारी मर्दाने हाथ की धौल आकर उसकी पीठ पर पड़ी, जिससे वो अंदर तक हिल गया। उसने नजर उठाकर देखा, सामने रुद्र खड़ा था। बंगले को देखते देखते वो इतना खो गया था कि रुद्र को वास्तव में ही भूल गया। रुद्र ही तो उसे ये बंगला दिखाने लाया था। अरे कैसी बात करता है यार, तू भी कोई भूलने की चीज है। दिग्विजय ने थोड़ा झेंपते हुए झूठ बोलने की नाकामयाब कोशिश की, क्योंकि रुद्र ने उसका झूठ पकड़ लिया था। कोई बात नहीं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। ये जगह है ही इतनी खूबसूरत कि इसे देखकर कोई खुद को ही भूल जाए। ये कहते हुए रुद्र ने अपनी नजर बंगले के आसपास घुमाई। निश्चित दूरी पर कतार में लगे बस 3-4 ही बंगले थे और सबके आसपास प्रकृति के अद्भुत नजारे थे। लगता है ये बंगले तुझ जैसे लेखकों के लिए ही बनाए गए हैं। इंसान तो दिख नहीं रहा, चारों ओर बस जंगल ही जंगल है। अब बैठो लेखक बाबा और यहाँ अपनी कहानियों की धुनी रमाओ। रुद्र ने दिग्विजय की चुटकी। रुद्र ने बात मजाक में कही थी, परंतु उसकी बात सुनकर दिग्विजय मन ही मन सोचने लगा कि रुद्र सही तो कह रहा है। लेखक एकांत पसंद होते हैं और अंतर्मुखी भी। खुद के साथ समय बिताना उनका मुख्य शौक होता है। तभी तो मुंबई के उस शानदार आधुनिक सुविधा युक्त अपने फ्लैट को छोड़कर उसने यहाँ सुनसान में प्रकृति के करीब रहने का निर्णय लिया और किराए के लिए इस बंगले को देखने आया था। इस जगह को देखकर यहीं बसने को दिल चाहता है। यहाँ आकर दिलो दिमाग दोनों तरोताजा हो गए थे। चलो भाई, कहाँ खो गए? अब क्या ख्याली पुलाव से ही पेट भरने का इरादा है? दिग्विजय की कमर पर रुद्र के कसरती हाथ की दूसरी धौल पड़ने ही वाली थी कि वो छिटक कर दूर हट गया। रुद्र की बात में दम था। दिग्विजय ने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली तो देखा दोपहर के 2 बज चुके थे। उन्हें यहाँ आए 2 घंटे से भी ज्यादा हो गए थे। मेरे साधु बाबा, तो अपना मोबाइल कहाँ ठिकाने लगा आया? रुद्र ने उसकी कलाई घड़ी देखकर सवाल किया। कहीं नहीं, स्विच ऑफ करके रख दिया है। यहाँ मैं एक कहानी की तलाश में आया हूँ, सुकून से वही काम करूंगा। तू बस इतना समझ ले यार, कुछ दिन के लिए भारी दुनिया से मैंने संन्यास ले लिया है, दिग्विजय ने कहा तो रुद्र जोर जोर से हंस पड़ा। रुद्र और दिग्विजय दोस्त जरूर थे, परंतु उन दोनों के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर था। रुद्र जहां हंसमुख और दिलफेक स्वभाव का था, दिग्विजय ठीक उसके उलट सोच समझकर नाप तोलकर बोलने वाला था और लड़कियों से तो मानो उसका 36 का आंकड़ा था। उसका मुख्य उद्देश्य अपने काम पर फोकस करना था। तभी तो दिग्विजय आज तक 32 साल की उम्र में भी सिंगल है। उसने कभी किसी लड़की से दोस्ती के बारे में सोचा भी नहीं था। और दूसरी तरफ रुद्र, उसकी तो गर्लफ्रेंड हर उगते सूरज के साथ बदलती थी। लड़कियों के बारे में वो अक्सर कहा करता था, रात गई बात गई। दिग्विजय अपना स्क्रिप्ट राइटर का सपना पूरा करने अपने छोटे से शहर से इस सपनों की नगरी में आया था।
वहीं रुद्र ने बताया था कि उसके माता पिता नहीं हैं और वो अपने मामा मामी के साथ रहता था। उनके अत्याचारों से तंग आकर वो मुंबई भाग आया था। दोनों एक कमरा देखने गए थे, वहीं अचानक से टकरा गए। दलाल ने गलती से उन दोनों को एक ही समय दे दिया था। वैसे उन दोनों के लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि कमरे का किराया ज्यादा था। दोनों ने समझदारी से काम लिया और उसे किराए को साझा कर लिया। दोनों रूम पार्टनर बन गए। उस दिन से अब तक के सफर में दोनों की दोस्ती दिन बर दिन पक्की होती गई। दिग्विजय ने अपना स्क्रिप्ट राइटर बनने का सपना साकार कर लिया और अपना बड़ा सा फ्लैट ले लिया। अब तो बस उसकी छम्मा और बहन को अपने साथ रखने की थी। पर माँ थी कि अपना पैतृक घर छोड़कर आना ही नहीं चाहती थी। अरे चल मेरे विचारों के देवता, नहीं तो मेरे पेट में भूख के मारे जो चूहे कूद रहे हैं वो मुझे ही फ्राई करके खा जाएंगे। रुद्र ने उसकी आंखों के एकदम आगे अपने अंगूठे और तर्जनी को मिलाकर चुटकी बजाते हुए कहा, हाँ बस जरा रमन जी को आ जाने दो, उनसे किराए और डिपॉजिट का फाइनल कर लें, फिर चलते हैं। दिग्विजय ने उसके विचारों को देवता उच्चारण पर उसे घूरते हुए कहा, लेखक महोदय आप भूल रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि रमन जी आज अपनी पत्नी का चेकअप कराने डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। मेरी उनसे फोन पर बात हो गई है, आपको बस ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करना है, रुद्र ने गंभीर मुद्रा बनाते हुए कहा। दिग्विजय को तो अब 10 साल की दोस्ती में उसकी इस नौटंकी की आदत सी हो गई थी। वैसे उसे कुछ हल्का सा याद आया कि रुद्र ने उससे बताया तो था, परंतु काम की व्यस्तता के कारण ही शायद वो भूल गया था। और हाँ, आपके इस सेवक ने आपके कहे अनुसार ये बंगला आपके लिए 1 साल तक बुक कर लिया है, यानी कि मैंने रमन जी से 1 साल तक का एग्रीमेंट कर लिया है। रुद्र ने अपने दोनों हाथ खोलकर हल्का सा पीठ को आगे की तरफ मोड़ते हुए कहा। दिग्विजय ने बड़ी मुश्किल से उसकी इस अदा पर अपनी हंसी को कंट्रोल किया और बंगले के बाहर की तरफ बढ़ गया। बंगले की चाबी रुद्र के पास ही थी। उसने आराम से बंगले को लॉक किया और दिग्विजय को चाबी थमा दी। अब यह बंगला ऑफिशियल रूप से कम 1 साल तक के लिए दिग्विजय का हो चुका था। चल अब फटाफट खाने पर टूट पड़े, बहुत हो चुका इंतजार। रुद्र उसे लगभग घसीटते हुए गाड़ी की ओर ऐसे दौड़ा मानो जन्मों का भूखा हो। दिग्विजय भी मुस्कुराते हुए उसके संग हो लिया। दोनों में से कोई भी किसी की बात का बुरा नहीं मानता था, परंतु फिर भी दिग्विजय को कभी कभी शिद्दत से लगता था कि रुद्र का जीवन खुली किताब नहीं है। वो जो ऊपर से दिखता है, सच्चाई उससे अलग कुछ और भी है, क्योंकि वो महीने में 1-2 दिन के लिए कहीं गायब हो जाता था। दिग्विजय ने रुद्र से कई बार इस बारे में पूछने की कोशिश की, पर उसने कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तो उसने मन ही मन सोच लिया कि कोई लड़की वड़की का चक्कर होगा। हालांकि उसके पास खुद का मकान नहीं था, इसलिए वो दिग्विजय के फ्लैट पर ही रहता था। और अब इतने साल साथ रहने से उनकी दोस्ती का रिश्ता 2 सगे भाइयों जैसा हो गया था। लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा था जो दिग्विजय को खटकता था। दिग्विजय यहाँ बंगले में अकेला ही शिफ्ट हुआ था, क्योंकि उसे जिस शांत वातावरण की तलाश थी, रुद्र के रहते वो संभव नहीं था। हाँ, ये बात अलग है कि दिग्विजय को शिफ्ट हुए अभी 3 दिन ही हुए थे और रुद्र ने 2 चक्कर लगा लिए थे। देख रुद्र, अब तू यहाँ रोज रोज आना बंद कर दे, ऐसे तो पूरा साल यूं ही बीत जाएगा और मैं अपने काम पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पाऊंगा। आज दिग्विजय ने रुद्र के लिए कड़ा रुख अपना ही लिया था। अरे मेरी जान, तू तो ऐसे कह रहा है मानो तू कोई खूबसूरत अप्सरा हो और मैं तेरे प्यार में यहाँ खिंचा चला आता हूँ। रुद्र ने एक हवाई चुंबन उसकी ओर उछालते हुए एक आंख बंद करके कहा। रुद्र देख, मुझे तेरा यह मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अब तू भी अपने काम में दिल लगा और मुझे भी मेरा काम करने दे, दिग्विजय ने सीधे सीधे कह दिया, क्योंकि दोनों के बीच में कोई औपचारिकता बिल्कुल नहीं थी। दिन छिपने को आ रहा था। वैसे भी रुद्र की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात की सेटिंग थी। वो अपनी उंगली में गाड़ी की चाबी घुमाता हुआ उछलकर खड़ा हो गया। दिग्विजय भी चैन की सांस लेने लगा कि अचानक से पास वाले बंगले में से किसी की चीख पुकार की आवाज आने लगी। दिग्विजय और रुद्र ने चौंक कर उधर देखा, क्योंकि उन्हें आए 3 दिन ही हुए थे और जब से पास वाले बंगले में गहरा सन्नाटा पसरा था, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि वहां कोई रहता भी है। और आज अचानक से आती ये आवाजें आश्चर्यचकित कर रही थी। दोनों ने बंगले की तरफ ध्यान से देखा। बंगले के सारे खिड़की दरवाजे और दिनों के जैसे ही बंद थे, पर खिड़की में 2 परछाइयां दिख रही थी।
उनमें एक परछाई आदमी की थी और दूसरी औरत की लग रही थी। ध्यान से देखने पर कुछ कुछ स्पष्ट हुआ कि आदमी के हाथ में कोई चीज थी जिससे वो औरत पर प्रहार कर रहा था और औरत उससे बचने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर में अचानक से औरत ने खिड़की खोल दी और बाहर मुंह निकालकर चिल्लाई। आदमी ने झटके से उसके बाल पकड़कर अंदर खींच लिया। दिग्विजय और रुद्र ये देखकर हक्के बक्के से रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आजकल के जमाने में भी ऐसा कोई कर सकता है। दिग्विजय की बहुत इच्छा हुई कि वो जाकर देखे कि आखिर क्या बात है, परंतु रुद्र ने उससे रोक लिया कि किसी और के झमेले से हमें क्या लेने देना। अब तो ये लगभग रोज ही की बात हो गई। रोज रात को उस औरत के चीखने की और मदद के लिए पुकारने की आवाजें आती रहती थी। आज मौसम सुहावना था। सुबह से सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए थे। अभी तेज बारिश पड़कर रुक चुकी थी और रिमझिम लगातार जारी थी। ऐसी काली घटा छा रही थी कि दिन में भी रात का आभास हो रहा था। दिग्विजय ने अपना लैपटॉप उठाया और गार्डन में पड़े झूले पर बैठकर आराम से लिखने लगा। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। अबे क्यों अकेले बैठकर इस रोमांटिक मौसम की बैंड बजा रहा है? चल कहीं होटल या क्लब में घूम कर आते हैं। वहाँ खूबसूरत परियां हमारा इंतजार कर रही है। रुद्र अपने चिर परिचित अंदाज में बोलता चला आ रहा था। मैंने तुझसे कहा था ना कि तू मुझे परेशान मत करना, और तू फिर आ गया। दिग्विजय ने बनावटी नाराजगी दिखाई, क्योंकि वास्तव में वो भी रुद्र से बात करना चाह रहा था। पास वाले बंगले में हो रहे लड़ाई झगड़ों से उसे काफी डिस्टर्ब हो रहा था। कभी कभी तो काफी कोशिश करने पर भी मन शांत नहीं हो पाता था। क्या सोचने लगा यार, लेखकों की ये बड़ी प्रॉब्लम है। शरीर से कहीं होते हैं और मन कहीं और होता है। रुद्र ने कहा। क्या मतलब? दिग्विजय ने पूछा। अरे भाई, अब देख, बैठा तो तू मेरे सामने है पर दिमाग तेरा कहीं और है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुझसे ही बात करने वाला था, दिग्विजय ने कहा। तो रुद्र गंभीर मुद्रा बनाता हुआ बोला, आज तो बंदे के भाग खुल गए। इस नाचीज को भी आपने बात करने लायक समझा। रुद्र के मजाक पर दिग्विजय चिढ़ सा गया और चुपचाप अपने लैपटॉप में व्यस्त हो गया। अरे भाई, क्यों बुरा मान रहा है? मैं तो बस यूं ही दिल लगी कर रहा था। चल बता क्या बात है, रुद्र कान पकड़ते हुए बोला। उस दिन जिस बंगले से लड़ाई की आवाज आ रही थी, अब तो वो रोज का सिलसिला बन गया है। तो ऐसा कर, मेरे लिए दूसरी जगह देख दे। दिग्विजय ने अपने मन की बात कही। ओफो, ये क्या बात कर रहा है? इतनी मुश्किल से तो ये जगह ढूंढी थी, ऐसी दूसरी नायाब जगह कहाँ से लाऊं? अरे भाई, पति पत्नी होंगे, हो जाती है कभी कभी अनबन। अब देख, आज कहाँ कुछ हो रहा है। इस रोमांटिक मौसम में दोनों रोमांस कर रहे होंगे, रुद्र ने कहा। तो दिग्विजय के चेहरे से नाराजगी झलकने लगी, जो रुद्र से छिपी नहीं रह सकी। अच्छा, अब तू नाराज मत हो, मैं कोशिश करता हूँ इसी बात पर चाय पकौड़े हो जाएं। यार, कुछ तो मौसम का लुत्फ उठाएं। रुद्र बेसब्री से बोला। चाय पकौड़े तो नहीं मिल सकते, क्योंकि हेलिना आज बारिश के कारण जल्दी काम करके चली गई है। पर हाँ, तेरी डिमांड पर मैं तुझे चाय और मैगी खिला सकता हूँ। बता, चलेगा? दिग्विजय ने पूछा। हाँ चलेगा। अब इस सुहावने मौसम में मैगी से ही काम चलाना पड़ेगा। तुझसे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती कि आंखें बंद करूं और फिर खोलूं तो तू मेरे सामने कोई सुंदरी प्रकट कर दे। ये कहते कहते रुद्र ने आंखें बंद कर ली और फिर जैसे ही खोली, अपनी जगह से ऐसे उछला मानो उसे 440 वोल्ट का करंट लग गया हो। क्या हुआ? दिग्विजय अभी अंदर जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसकी ऐसी हालत देखकर रुक गया। वो सामने देख, लगता है आज तो मेरी जीभ पर सरस्वती जी विराजमान हो गई हैं। मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई, रुद्र आश्चर्य से बोलता जा रहा था। रुद्र की हालत देख दिग्विजय ने भी उस दिशा में देखा जहां का नजारा देखकर रुद्र पागल सा हुआ जा रहा था। रुद्र उसी बंगले की तरफ देख रहा था जहां से अक्सर लड़ाई झगड़े की आवाजें आती थी। बंगला इतनी पास था कि इस मौसम में भी साफ साफ दिख रहा था। वहां एक लड़की अपने गीले बाल झटकते हुए गेट से अंदर आ रही थी। हल्के आसमानी रंग की साड़ी में वो एकदम आसमान से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। रुद्र तो उसे देखते ही मानो पगला सा गया। अब उसकी भूख प्यास सब उड़ चुकी थी और वो बिल्कुल उस लड़की के वजूद में खो सा गया था। वाह यार, क्या चीज है! कुदरत का करिश्मा है या कोई सपना है? उसकी ऐसी हालत देख दिग्विजय ने भी उधर नजर उठाकर देखा। वैसे तो उसे लड़कियों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, परंतु उस बंगले में उसे दिलचस्पी थी। उसी कारण तो वो अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था।
जैसे ही दिग्विजय की नजर उस लड़की के चेहरे पर पड़ी, वो भी चौंक सा गया। एक अजीब सी कशिश थी उसके मासूम से दिखने वाले चेहरे में। ऐसा लगा मानो आंखों के जरिए दिल में उतर रही हो। ऐसा अद्भुत एहसास दिग्विजय ने आज तक किसी के लिए भी महसूस नहीं किया था। यार, मुझे लग रहा है आज मुझे पहली नजर वाला प्यार हो रहा है। संभाल ले मुझे, कोई तो संभाल ले। मेरा दिल मेरे सीने से निकला जा रहा है। रुद्र के डायलॉग चालू थे। दिग्विजय की नजर लड़की से हटकर रुद्र पर केंद्रित हो गई थी और उसकी हंसी छूट गई, क्योंकि रुद्र हर दूसरी लड़की के लिए ऐसे ही दीवाना बना घूमता था। ओ मेरे मजनू, जितनी बार हम पलक नहीं झपकते, तू उससे ज्यादा गर्लफ्रेंड बदलता है और हर लड़की से तुझे ऐसे ही सच्चा प्यार होता है। चल अब ज्यादा नाटक मत कर और अंदर चल, बारिश तेज होती जा रही है। दिग्विजय ने रुद्र से खिसिया कर कहा, क्योंकि ये पहली लड़की थी जिसके लिए उसने भी कुछ कुछ महसूस किया था। हालांकि दिग्विजय का इरादा उससे दोस्ती करने का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ऐसे इरादे उसके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाते थे। पर हाँ, उसके मन में ये उलझन हो गई थी कि ये मासूम सी दिखने वाली लड़की उस बंगले में क्या कर रही है। दिग्विजय सोचने लगा, अगर ये यहाँ रहती है तो इतने दिनों से मुझे दिखी क्यों नहीं। अभी दिग्विजय के मन में ये उधेड़बुन चल ही रही थी कि अचानक से कोई भारी सी चीज आकर उससे टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि दिग्विजय गिरते गिरते बचा। उसने इधर उधर नजर घुमाई पर कुछ नजर नहीं आया। उसी समय एकदम अचानक से रुद्र चिल्लाया, दिग्विजय बच के देख, ये क्या है। दिग्विजय एकदम से नीचे झुक गया, नहीं तो वो भारी सी और काली सी उड़ने वाली चीज तेजी से उसकी ओर आ रही थी। अब वो उसके सर के ऊपर से निकल गई। बारिश के कारण अंधेरा ज्यादा हो गया था। उन दोनों ने उस ओर देखा जिस दिशा में वो चीज गई थी। वो जाकर बगीचे के एक पेड़ पर बैठ गई। दोनों ने देखा उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उन आंखों की चमक इतनी तेज थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। ध्यान से देखने पर दिग्विजय और रुद्र की समझ में आया कि वो एक चमगादड़ है। इतना बड़ा और काला चमगादड़ इस मौसम में कहां से आ गया और घर में घुसकर आक्रमण करने पर आमादा था। मौसम में ठंडक के बावजूद भी दोनों पसीने पसीने हो गए। अभी वो दोनों उस बंगले के सामने वाली अप्सरा को लगभग भूल चुके थे। अब तो उनका दिलो दिमाग चमगादड़ से भयभीत था। उन्होंने चमगादड़ तो पहले भी देखे थे, पर यह चमगादड़ उनकी तुलना में बड़ा और भयंकर था। उन दोनों की निगाहें उस चमगादड़ को खोज ही रही थी कि अचानक से उनकी निगाह बंगले के मुख्य दरवाजे पर गई। वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उन दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सामने से वही लड़की अपनी साड़ी का पल्लू पकड़कर लगभग दौड़ती हुई आ रही थी, जिसे वो अभी सामने वाले बंगले में देख रहे थे। रुद्र और दिग्विजय की आंखें उस लड़की को देखकर ऐसे फटी जा रही थी मानो अभी बाहर निकलकर गिर पड़ेंगी। रोनो रोनो रोनो। लड़की की आवाज उसकी शक्ल से भी ज्यादा मासूम थी। जी, यहाँ कोई रोनो नहीं है। रुद्र आगे बढ़कर उस लड़की से बोला। वैसे भी वो तो उससे बात करने को मरा जा रहा था। मैंने अभी अभी देखा है कि वो इधर ही आया है। लड़की गहराई से उसे नजरों से तोलते हुए बोली। जी, वैसे रोनो है कौन? दिग्विजय अभी तक उसे घूर ही रहा था। अचानक से उसके मुंह से कुछ मिमियाती हुई आवाज निकली, क्योंकि उसे बित्ते भर का भी यकीन नहीं आ रहा था कि उस लड़की से ऐसे आमने सामने बात हो जाएगी। रोनो मेरा पेट है। लड़की की खोजी निगाहें यहाँ वहां घूम रही थी। तभी अचानक उन तीनों के वार्तालाप के बीच उस चमगादड़ के परों के फड़फड़ाने की आवाज आई। उस लड़की को देखते ही मानो उन दोनों की तो याददाश्त ही खो गई थी। तभी तो वो दोनों उस चमगादड़ को भी भूल चुके थे जिससे थोड़ी देर पहले सबसे ज्यादा भयभीत थे। अभी वो दोनों उस दिशा में देख ही रहे थे जिधर से चमगादड़ के फड़फड़ाने की आवाज आ रही थी कि अचानक से ही वो लड़की चिल्ला पड़ी, रोनो तुम यहाँ कैसे आ गए? चलो फौरन घर चलो। दिग्विजय और रुद्र आंखें फाड़कर कभी चमगादड़ और कभी उस नाजुक हसीना को ऐसे ताक रहे थे जैसे उन दोनों ने दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया हो। ये आपका पालतू है? रुद्र किसी तरह थूक सटकते हुए हिम्मत करके बोला। भला चमगादड़ भी कोई पालता है? दिग्विजय भी मन ही मन यही सोच रहा था। हाँ जी, यही है मेरा रोनो। उस लड़की ने बोलते हुए उस चमगादड़ को कुछ ऐसी नजरों से देखा कि वो उड़कर उसके हाथ पर आकर बैठ गया। रुद्र और दिग्विजय के मुंह से आश्चर्य और डर की एक अजीब सी सिसकारी निकली।
जी धन्यवाद आप दोनों का, चलो रोनो। लड़की हाथ जोड़कर जाने के लिए मुड़ी। जी एक मिनट, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? दिग्विजय ने पूछ तो लिया, पर अपनी इस अप्रत्याशित सी बात पर वो खुद भी शर्मा गया। लड़की ने दोनों पर एक सरसराती नजर दौड़ाई और बोली, आद्रिका, आद्रिका ईरानी। इतना कहकर वो तो चली गई। उसके जाते ही रुद्र फट पड़ा, क्या यार, सूरत इतनी अच्छी, नाम भी अच्छा और शौक चमगादड़ पालने का। कैसी कमाल की लड़की है, सारे के सारे मूड का कबाड़ा कर दिया। अभी दिग्विजय कुछ कहने को हो ही रहा था कि उसकी नजर जाती हुई लड़की पर पड़ी। वो थोड़ा पीछे मुड़कर उसे ही देख रही थी। पता नहीं उसकी आंखों में ऐसा क्या था जो दिग्विजय को उसकी ओर खींच रहा था। चल मेरे दिल के मरीज, अब अंदर चलें, रुद्र ने कहा तो दिग्विजय ने उसे घूर कर देखा। दोनों दोस्त अंदर आराम से बैठकर मैगी में कांटा घुमा रहे थे, पर उनके दिलो दिमाग पर आद्रिका छाई हुई थी। बस दोनों का उसके बारे में सोचने का तरीका अलग था। एक और दिग्विजय उसकी ओर पहली नजर वाला आकर्षण महसूस कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ रुद्र के मूड के परकच्चे उड़ गए थे। तू ठीक कह रहा था यार, तू दूसरी जगह शिफ्ट हो जा। रुद्र अब अपनी सहमति दे रहा था, पर दिग्विजय की प्रतिक्रिया शून्य थी। वो शायद अभी आद्रिका के ख्यालों से खुद को मुक्त नहीं कर पा रहा था। रुद्र के जाने के बाद भी दिग्विजय बहुत देर तक आद्रिका के बंगले की ओर देखता रहा। तेज बिजली कड़की, वो अंदर की ओर जा ही रहा था कि अचानक से उसकी नजर बगीचे में एक चमकीली सी दिखने वाली चीज पर पड़ी। दिग्विजय ने आगे बढ़कर ध्यान से देखा। वो एक चमचमाता हुआ हीरे का कीमती ब्रेसलेट था। उसने उसे उठा लिया। ये जरूर उसी सामने वाली लड़की का होगा। क्या नाम बताया था उसने? आद्रिका, आद्रिका ईरानी। ऐसा करूंगा, कल सुबह जाकर दे आऊंगा। इस बहाने से बंगले के अंदर उन पति पत्नी को भी देख लूंगा। दिग्विजय अपने मन ही मन सोचने लगा। इन्हीं विचारों में गुम वो अंदर आकर हॉल में सोफे पर बैठ गया। ब्रेसलेट हाथ में पकड़े पकड़े वो यूं ही अनजान से ख्यालों में खो गया। अचानक उसके दिल ने कहा कि उसे ये ब्रेसलेट वापस करने अभी के अभी जाना चाहिए। वो सोफे पर से उठा और पता नहीं क्यों पर आईने के सामने जाकर पल भर के लिए खुद को निहारा। वो एक 32 साल का लंबा गोरा खूबसूरत नवयुवक था। देखने में किसी फिल्मी सितारे से कम नहीं था। लड़कियां उस पर फिदा रहती थी। कई लड़कियों के प्यार भरे फोन और मैसेज इस बात का सबूत थे। पर मजाल है जो आज तक उसने किसी को जरा सी भी लिफ्ट दी हो। ऐसा नहीं कि उसे लड़कियों से कोई एलर्जी थी या फिर वो किसी और टाइप का बंदा था। वो भी एक ऐसा हैंडसम नौजवान था जिसके सीने में लड़कों वाला दिल था, जो किसी भी लड़की को देखकर मचल सकता था। पर उसने अपने मन को कभी मचलने ही नहीं दिया। 16-17 साल की उम्र में जब लड़कों की हल्की हल्की मूछें आती हैं और जवानी का आगमन हो चुका होता है, तब अचानक से बाबा माँ उसे और छोटी बहन दिवा को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। माँ और दिवा की जिम्मेदारी अब उसी पर थी। बाबा का कोई लगा बंधा काम तो था नहीं। रोज का कुआं खोदना और रोज का पानी पीना जैसा हिसाब था। बाबा जिस दुकान पर बैठते थे वो किराए की थी। संपत्ति के नाम पर थोड़ी सी जमीन और 2 कमरों का एक घर था। घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए बहुत छोटी छोटी नौकरियां की और साथ में पढ़ाई भी जारी रखी। और फिर पता नहीं कहां से लेखन का शौक चढ़ गया। पहले छोटा मोटा लिखता था, यार दोस्त तारीफ करते, खूब वाहवाही मिलती। कुछ कहानियों को कॉलेज के दिनों से ही पहचान मिलनी शुरू हो गई थी। बस वहीं से इच्छा हुई कि कुछ बड़ा किया जाए और जहां चाह वहां रहा। माँ ने भी प्रोत्साहित करने के साथ सारी जमीन बेचकर उसे मुंबई जैसे बड़े शहर में उसका सपना साकार करने भेज दिया। जितने दिन उसके संघर्ष में बीते उतने दिन माँ और दिवा ने भी खूब मेहनत की। दिवा ने ग्रेजुएशन करते करते ट्यूशन पढ़ाए और जिम्मेदारी की कमान संभाले रखी। आखिरकार सबकी मेहनत रंग लाई और दिग्विजय ने अपना मुकाम हासिल कर ही लिया। आज उसकी पहचान अच्छे स्क्रिप्ट राइटर के रूप में थी। उसका पूरा बचपन और आधी जवानी इस मुकाम को हासिल करने में निकल गई थी। अब वो चाहता था कि माँ और दिवा को आराम दे, इसलिए आज तक उसने अपने आप को लड़कियों के चक्कर से दूर ही रखा था। वो अभी इस इश्क विश्क में नहीं पड़ना चाहता था। वो तो बस अपनी माँ बहन की पसंद से शादी करके माँ के लिए एक अच्छी बहू लाना चाहता था। पर जो सोचो वो कहाँ होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यही सच है। तभी तो उसने जब आद्रिका को देखा था तब से ना जाने उसे कुछ अजीब सा हो गया था, जिसके बारे में उसे कोई तजुर्बा नहीं था।
हो सकता है ये वही पहली नजर का प्यार हो जिसका जिक्र वो यदा कदा अपनी कहानियों में करता आया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहली नजर का प्यार तो बस किस्से कहानियों की बातें होती हैं। दिग्विजय ने अपने ख्यालों को एक जोरदार झटका दिया और तभी शेष अगले भाग में दिग्विजय ने अपने ख्यालों को झटका और तभी क्या हुआ? क्या दिग्विजय आद्रिका से प्यार कर बैठेगा? और क्या सच्चाई है आद्रिका की जो चमगादड़ जैसे जानवर को अपने साथ रखती है? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अगला भाग देखना मत भूलिएगा दोस्तों।